हाय दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सब लोगों का जिन्होंने बहुत सपोर्ट दिया मुझे लास्ट वीडियो में। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए कि वो क्या क्या पूछना चाहते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आया लोगों को। आई थिंक व्यूज़ भी मेरे ख्याल से 2 या 4 आए हैं मेरे को। कोई कमेंट्स तो बहुत दूर की बात है। कोई क्योंकि पंगा ये नहीं है कि व्यूज़ या मतलब कमेंट्स आए नहीं। पंगा ये है कि मेरा चैनल जो है वो भी बहुत ब्रांड न्यू है। तो मतलब मेरी जो बात है वो सही मायने में किस तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो मतलब उसमें टाइम लगता है भाई। देखो ऐसा तो है नहीं ना कि यूट्यूब चैनल बनाए और फटाक देने से सब लोगों को सारी वीडियो पहुंच गई, क्योंकि अगेन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। तो सारी वीडियोस, बहुत वीडियोस है। मतलब मेरी वीडियो ही कोई क्यों खोलेगा, राइट। तो मतलब टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बनाता रहूँगा वीडियो, कभी ना कभी तो आप लोगों तक पहुंचेगी मेरी वीडियो। तो मैं ये छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था। मैं सोचा हो सकता है ये ना सबसे पहले आई थिंक वीज़ा को बिल्कुल बेसिस से समझा जाए। बहुत सारे लोगों को ना, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, वो बाहर जाने के बाद पता लगती है। तो मतलब फर्स्ट सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, जैसे पेड़ उगता है ना, बीज लेवल से पहले समझना पड़ेगा कि वीज़ा जो होता है वो कितने तरह का होता है। ये नहीं कि हम सोचते हैं कि भाई हाँ भाई हमारा कोई दोस्त या भाई बंधु या कोई बाहर बैठा है वो हमको बुला लेगा, या एक वो कागज़ भेजेगा साइन करके, या स्पॉन्सर लेटर भेजेगा, एक फर्रा भेजेगा ग्रीन कार्ड के साथ, और हमारा वीज़ा लग जाएगा और हम फटाक दिन से बाहर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं। और इवन कोई माँ बाप को ही बुलाना चाहे ना, अपने माँ बाप को, मैंने जब अपने माँ बाप को बुलाया तो उसका भी पूरा प्रोसेस है। वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे क्या क्या होता है। और तो ज़रूरी है कि मतलब आप बेसिक लेवल से समझो, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा माँ बाप के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों को भी अप्लाई होंगी। क्योंकि भाई पहले आप लोगों का यहाँ पे आना, वो कैसे आए और किस पर्पस से आए, वो बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं travel.state.gov। ये मतलब जो यहाँ की जो मेन सरकारी महकमा है, जो वैसे तो उसको USCIS बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। मैं इसको डाल के भी दिखाया था, USCIS। तो ये वेबसाइट होती है USCIS की। तो एक्चुअली मेरी मदर जो है, मेरी मम्मी, वो आजकल अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है, तो वो अपने सिटीजनशिप में लग रही है। तो उनका भी इंटरव्यू होगा कुछ दिन में। तो मैं हो सकता है वो भी आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंट करके बताऊंगा, वो भी मतलब आने वाले टाइम में आप लोग समझोगे। लेकिन जो सबसे पहले जो बेसिक फंडा है ना वीज़ा का, वो 2 तरीके के मेन कैटेगरीज होते हैं। वीज़ा तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा तरह के। मतलब मेरे को भी नहीं पता होगा सारे तरह के, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट है travel.state.gov से, 2 तरह के वीज़ा होते हैं। एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। भाई इमिग्रेंट वीज़ा वो होता है जो लोग यहाँ पे ये सोच के आते हैं कि हमें परमानेंट रहना है, या एटलीस्ट उनकी जो इंटेंशंस होती है, या उनको जो मतलब जो उन्होंने पर्पस दिखाया होता है। भाई जैसे मेरे कोई कोई भाई बैठा है, मेरा सगा भाई बाहर बैठा है और मुझे बुला रहा है, वो मेरा वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो वो एक इमिग्रेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि भाई मुझे बुला रहा है वो परमानेंट के लिए, कि भाई वहाँ आके मैं भी उसके साथ परमानेंट वहाँ रुकूँ। और उस वो सारे इमिग्रेंट में आता है। जैसे मैं जब आया था US, मैं इमिग्रेंट वीज़ा पे आया था, क्योंकि जो मेरी वाइफ थी, जो मेरी फियांसी थी उस टाइम पे, उसने मेरा वीज़ा फाइल किया, उसने मेरे को स्पॉन्सर किया, उसने मेरे डॉक्यूमेंट सारे भेजे, उसने फाइल वाइल करा। तो मैं उसके थ्रू आया था US में। तो मैं इसलिए नहीं आया कि मैं 10 दिन 20 दिन महीना या 6 महीने रुक के उल्टा भागूंगा। मैं इसलिए आया था कि मैं यहाँ आके सारी उम्र यहाँ पे रुकूंगा उसके साथ, या अपना यहाँ पे फैमिली वैमिली बनाऊंगा, यहीं रुकूंगा। तो मेरी जो कैटेगरी थी वो इमिग्रेंट थी। तो सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं कि आपका जो कैटेगरी है वीज़ा की वो कौन सी है, इमिग्रेंट है कि नॉन इमिग्रेंट है। तो जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। नॉन इमिग्रेंट में बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो, ये बड़ी लंबी लिस्ट है। लिस्ट के थोड़े बहुत मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। जैसे ये हो गया एथलीट, एमेच्योर और प्रोफेशनल, कंपीटिंग फॉर प्राइज मनी ओनली। कोई आ रहा है मतलब सिर्फ कोई कोई खेल है, कोई प्रोफेशनलिज्म है उसका कोई, या एथलीट है, उसके लिए आ रहा है, वो B1 कैटेगरी में आता है वो वीज़ा। अच्छा, ये एक्सचेंज विजिटर है, पता नहीं क्या है ये। ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल स्पेशलिटी, बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड, मेक्सिको। बिजनेस विजिटर, कोई बिजनेस से विजिट करने आ रहा है सिर्फ कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए है। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल स्टेशन इन द US। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। मान लो कोई जापानी है या कोई इंडियन मिलिट्री है, उसको भाई US में आके कुछ करना है, फलाना ढिमका करना है। अब वो रहने थोड़ी ना आ रहा है, वो तो सबको पता है भाई वो आ रहा है यहाँ महीने के लिए या 15 दिन के लिए, जो भी उनका असाइनमेंट है या जो भी उनका कुछ मिशन विशन है, उनका मिलिट्री मिशन जो भी बोलते हैं ना।
तो वो यूएस में आ रहा है भाई इस काम के लिए, तो उसका ये वाला फंडा हो गया भाई मिलिट्री, उसने ये वाला वीज़ा, तो उसका होगा ये A-2 नेटो जो भी लिखा है, मतलब ये उसकी कैटेगरी होगी। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोफेशनल चिले सिंगापुर, हाँ ये चिले और सिंगापुर को अप्लाई होता है कि फ्री ट्रेड, पता नहीं कौन सी ट्रेड की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये H1B1 चिले पिले, मतलब ऐसे आप देख सकते हो कि मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने तरीके होते हैं। अगर हम ये सोचे कि भाई वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं एक वही तरीका है, या हमें कोई बुला रहा है, मतलब इतने तरीके। लोग यहाँ पे सिर्फ बीमारी के लिए भी आते हैं, जैसे किसी को कोई मान लो कैंसर वैंसर है, जैसे हमने सुना हाल ही में कुछ टाइम पहले संजय दत्त के कुछ हुआ था, कैंसर वैंसर क्या हुआ था, तो वो यूएस में आके उसने ट्रीटमेंट कराया। अब वो कोई रहने थोड़ी ना आया था, वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था कि भाई अपना अपना ट्रीटमेंट कराया। वो ट्रीटमेंट होने में चाहे 2 महीने लगो, 6 लगो या साल लगो, वो ट्रीटमेंट करा के अपना वापस। तो ये देखो ये नीचे लिखा है, ये तो चलो फिजिशियन है, ऐसे अलग अलग वो कैटेगरी हैं। फिजिशियन है, कोई भाई डॉक्टर है अपने इंडिया में है, या कोई, आई थिंक ये फिजिशियन उसी में आता है मेरे ख्याल से। बाकी आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बहुत ऑप्शन है भाई। ये ऐसा ये देखो स्टूडेंट भी है, सिर्फ पढ़ने आ रहा है, टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर वर्कर, कोई ये जो खेती बाड़ी का सिस्टम होता है उसमें कोई आ रहा है, टूरिज्म घूमने फिरने वाला। एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स का था वो स्टार्टिंग का मैंने उन्होंने ऐसे लगवाया था, क्योंकि मैं उस टाइम ग्रीन कार्ड पे था, तो मैंने ही बड़े तरीके से एक तरह से एक ट्रिक खेल गया था मैं। क्योंकि जब मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया था बहुत साल पहले, तो उनका पहले पहले मैंने उनको विजिटर वीज़ा लगवाया था, जो टूरिज्म वीज़ा होता है ना, B1 B2 बोलते हैं उसको, ये B2 है। तो उन्होंने ये B1 हो गया, देखो डोमेस्टिक एम्प्लॉयर और नैनी मस्ट बी अनकम्प्लीटेड बाय फॉरेन नेशनल, तो उन्होंने B1 B2 लिखा था उसमें। मतलब ये टूरिज्म करके मैंने डाला था कि मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन मैंने क्या किया था उनके यहाँ आने के बाद फिर मैंने ग्रीन कार्ड फाइल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उससे क्या हुआ था, प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था कि वो ऑलरेडी यूएस में ही आ चुके थे। अगर मैं पहले यहाँ से पहले ग्रीन कार्ड के सारी एप्लीकेशन फाइल करता उसमें प्रोसेस बहुत लंबा था, तो बहुत जल्दी हो गया था उनका। वो यहाँ आने का उनका जो ग्रीन कार्ड था वो स्पीड से बन गया था। और बाकी 5 साल लगते हैं अगर यहाँ यूएस में आने के बाद, जब ग्रीन कार्ड बन जाता है आपका, उसके 5 साल के बाद जाके तुम उसकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिटीजनशिप जो बोलते हैं, जो मैंने कर रखी, जो मेरी तो मैंने तो बहुत साल पहले ले ली थी। मेरी एक्चुअली मदर को 5 साल अभी रिसेंटली हुए हैं, लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास, तो वो अभी कर रही है। उनका भी इंटरव्यू है एक्चुअली अगले महीने, मैं वो भी सब डॉक्यूमेंट करके दिखाऊंगा आने वाले सीरीज़ में आपको। तो बस इस सीरीज़ में आपको यही दिखाना चाह रहा था मेन तो मैं, कि कितने तरह के वीज़ा हैं। ये तो हो गए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ये तो आपने देख लिया, मतलब कोई बंदा जो यहाँ पे रहने नहीं आ रहा, सिर्फ टेम्परेरी आ रहा है। अब टेम्परेरी चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए आ रहा है भाई, वो ठीक है, देखो आ रहा है, उनको दिखा एक मेन जो रीज़न है ये है, बाद में चाहे तुम्हें रहना नहीं रहना वो बात की बात है। लेकिन हाँ, पहले जब स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है वो तो यही क्या क्या आ रहा है ना, कि मैं सारी उम्र थोड़ा रहूँगा यहाँ पे, 1 या 2 साल में अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या पढ़ाई करके वापस चला जाऊँगा। चाहे उसकी रियल इंटेंशन, चाहे उसकी खोपड़ी में पीछे ये बात हो मैं तो वहाँ जाके सारी उम्र रहूँगा भाई, वहाँ तो नौकरी वोकरी करूँगा, वो बात की बात है। आप यहाँ पे स्टूडेंट पे सिर्फ एज अ नॉन इमिग्रेंट आ रहे हो, बाद में भाई किसी की शादी हो गई, कोई सेटल हो गया, या किसी की कोई परमानेंट जॉब लग गई, या कोई सी कंपनी वालों ने स्पॉन्सर कर दिया, फिर वो बन जाता है इमिग्रेंट आने वाले टाइम में, वो अलग फंडा है। लेकिन जो मेन जो जो पहली इंटेंशन है आपकी, जो पहली चाल है कि भाई हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो ऐसे उसको बोलेंगे वीज़ा ऑफिसर को, वीओ बोलते हैं उसको, वीज़ा ऑफिसर। तो वो नॉन इमिग्रेंट में आएगा। अब देखो मैं इसको इमिग्रेंट पे करता हूँ, तो ये सारे इमिग्रेंट आ गए। तो देखो इसमें है स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन, तो जैसे मेरी वाइफ या हस्बैंड, किसी का हस्बैंड या वाइफ यूएस सिटीजन हो, तो उसका ये IR1 CR1 कैटेगरी में आएगा। तो दूसरा हो गया स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन अवेटिंग अप्रूवल ऑफ I-130 इमिग्रेंट पिटिशन, इसका K3। और ये नीचे आ गया K1 वीज़ा, ये वाला एक्चुअली मेरी कैटेगरी का है, फियांसे टू मैरी यूएस सिटीजन एंड लिव इन यूएस, क्योंकि जो मेरी वाइफ थी वो यहाँ की यूएस सिटीजन है, वो यहाँ की बोर्न है, तो वो यूएस सिटीजन थी और मैं अपना इंडियन था देसी। तो मैं इस कैटेगरी पे आया था, K1 कैटेगरी पे। तो ये वाली मेरी कैटेगरी है, तभी मैंने, मेरा जो वीज़ा था वो इमिग्रेंट वीज़ा था। तो मैं आया ही ये इसी इंटेंशन से था कि यहाँ पे मैं परमानेंट रुकूंगा। उसमें भी बड़े लठ बजे थे, मैं आने वाले टाइम में वही बताऊंगा। मतलब मेरे नाम को भी बहुत उल्टा सुल्टा कर दिया था इन्होंने मेरा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में, बहुत लोगों को पता भी होगा इंडिया में काफ़ी लोगों का लास्ट नेम होता ही नहीं है पासपोर्ट पे, तो मेरा पासपोर्ट पे लास्ट नेम कभी था ही नहीं। तो जब मैंने पासपोर्ट अप्लाई करा तो पासपोर्ट तो मेरा आ गया बिना लास्ट टाइम के, लेकिन वीज़ा में बड़े लठ बजे। वीज़ा में वो बोले FNU लिखना है, तो वो भी मैं आने वाले टाइम में सारा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि सीरीज़ में, ताकि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एकदम से डालना नहीं चाह रहा है एक वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ऊपर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल मैं बम्बार्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें ना सबको एप्लीकेबल भी ना हो।
मैं सब कुछ बोल भी दूँ, आपको समझ भी आए, लेकिन वो कुछ काम की भी ना हो तो क्या फ़ायदा। तो आई थिंक इस वीडियो में ये जानना अच्छा है कि दो तरह के जो वीज़ा होते हैं, इमिग्रेंट, नॉन इमिग्रेंट। तो ये वाला अपने जैसे हो गया, मेरे वाला वीज़ा था। और ऐसे देखो, प्रायोरिटी वर्कर्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट, उनको पता है कि भाई ये आके यहाँ पे रुकेगा और हो सकता है परमानेंट सारी उम्र भी नौकरी करे, तो वो भी इसमें आ गया। देखो EW3 ये जो लिखा है, डाइवर्सिटी, रिटर्निंग रेजिडेंट, तो ये सब वीज़ा आ गए आपके इमिग्रेंट उसमें। तो ये अच्छा आई थिंक टॉपिक है। तो सब लोगों का समझना ज़रूरी है कि बहुत तरीके हैं आने के, कोई एक या दो नहीं है। तो आई थिंक ये अच्छा टॉपिक है। बाकी हाँ, आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट्स डालो। हो सकता है ये वीडियो के ना पहुँचे बहुत सारे लोगों तक, लेकिन जो भी देखे, अगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप मुझे बताओ कि और क्या, मतलब मैं तो अपनी कुछ अगली बार हो सकता है कुछ नए टॉपिक लेके आऊँ, लेकिन आप भी मुझे बताओ कि आपको क्या मतलब इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और ऑलरेडी आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या और कोई कंट्री समझ आ रही है तो हो सकता है मैं आपको कोई गाइडेंस दे पाऊँ। क्योंकि यूएस भी ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मैप भी खोल के दिखाता हूँ, यूएस का मैप। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ का मैप भी ना, बहुत सारी स्टेट्स है, राइट। मैं एक्चुअली नब्रास्का के अंदर रहता हूँ, तो ये जो है ना NE जो बिल्कुल बीच में पड़ता है, इसको मिड 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 वेस्ट बोलते हैं। तो इसको, ये जो है नब्रास्का बिल्कुल आइवा हो गया, ये कैंसस है, मिजोरी है, कोलोराडो, वायोमिंग, मोंटाना, नॉर्थ एंड साउथ डकोटा, तो मैं बिल्कुल बीच में हूँ। तो मुझे बहुत नॉलेज है, मतलब काफ़ी स्टेट्स में मैं घूमा हुआ हूँ, कैलिफोर्निया भी गया हूँ मैं, इधर की तरफ मैं न्यूयॉर्क भी गया हुआ हूँ मैं, और सारी स्टेट्स भी नहीं गया मैं एक्चुअली। और तो मतलब मुझे काफ़ी ज्ञान है, मतलब इधर उधर का। वेगस भी गया हुआ हूँ मैं, और आयोवा तो बिल्कुल साथ ही पड़ता है हमारे नेब्रास्का के, मतलब आधे घंटे की दूरी है, बिल्कुल बॉर्डर के पास ही, यहाँ से रहता हूँ मैं, तो बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही है मेरा। तो मतलब ये भी आई थिंक आने वाले टाइम में कभी मैं अनदर टॉपिक बनाऊंगा, या आप पूछ सकते हो कि अगर यूएस जाओ तो भाई कौन सी स्टेट में जाना अच्छा है। जैसे अपने इंडिया में नहीं है, जैसे दिल्ली साइड हो गया, या कोई साउथ साइड में कोई केरला, तमिल वमिल बैठा है, तो मतलब वहाँ की इकोनॉमी में बहुत फ़र्क है, खर्चे वर्चे में, लोगों के बात करने में, ठीक है, और क्राइम में, कि भाई बहुत तरह के लोग हैं, मतलब दिल्ली साइड में बहुत आपको धोखेबाज मिल जाएंगे, 10 की चीज़ 50 वाले बताने वाले, या जेब कतरे मिल जाएंगे। साउथ में हो सकता है काफ़ी जगह वो चीज़ें ना हो। जम्मू में जाओ तो वहाँ अलग ही मतलब माहौल है, पंजाब में जाओ तो बिल्कुल ही अलग माहौल है, ठीक है, और गुजरात साइड जाओ, राजस्थान, मतलब ऐसे जैसे वहाँ पे इंडिया में फ़र्क है ना, ऐसे ही यहाँ पे है। लैंग्वेज ज़रूर सेम है, इंडिया में लैंग्वेज बदल जाती है, यहाँ पे एक्सेंट बदल जाती है। तो मतलब लैंग्वेज सेम है पूरे यूएस में, कनाडा में भी सेम है। कनाडा में एक्चुअली फ्रेंच बोलते हैं, ये भी बहुत अलग फंडा है। कनाडा में इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ये मैंने भी नई चीज़ समझी थी जब मैं लास्ट टाइम गया था, तो मेरे भी कुछ नई थी, मैंने कहा ये क्या फंडा है, कनाडा में लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो कनाडा में अगेन इंग्लिश और फ्रेंच चलती है। तो और कई लोग तो दोनों बोलते हैं, दिखने में अंग्रेज होगा लेकिन वो इंग्लिश भी बोलेगा, फ्रेंच भी बोलेगा। और ऐसे यूएस में चलती, पूरे यूएस में इंग्लिश चलती है, लेकिन थोड़ा एक्सेंट का फ़र्क पड़ जाता है, अलग अलग थोड़ा बोलने का फ़र्क पड़ जाता है। फ्लोरिडा में मैं काफ़ी बार गया हूँ। और तो हाँ, अगेन ज़्यादा वेस्ट नहीं करता मैं टाइम, आने वाली वीडियो में मैं अगेन इस बारे में बात करेंगे, कौन सी स्टेट में जाना अच्छा रहता है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू नो कैलिफोर्निया में भी यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क में भी है, हर स्टेट में pretty मच यूनिवर्सिटीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे जाना अच्छा है। तो एनीवे, मुझे बताओ और आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे कैसे वीडियो समझ आती है, क्या क्या बनाएं, और फिर बात करते हैं। बाकी थैंक यू अगेन गाइस, वीडियो को देखो, मुझे बताओ, बाकी फिर मिलते हैं। गुड सीइंग यू अगेन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।